बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, दुनिया में पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पर सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ रहते हैं। यानी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ की अगर आप लिस्ट निकालें तो टॉप 3 में यकीनी तौर पर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा। 30 लाख से ज़्यादा, आई रिपीट, 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान रेफ्यूजीज़, बर्मी रेफ्यूजीज़ सारे मिला के ये पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और इनके ऊपर पाकिस्तान का कितना ख़र्चा होता है हर साल, ये अपडेटेड फिगर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको हैरान कर देने वाली फ़िगर दिखाता हूं जो कि आज से 10 साल पहले की है। 10 साल में जितना हुआ है वो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 10 साल पहले तक जो पाकिस्तान खर्चा कर चुका था रेफ्यूजीज़ के ऊपर वो फिगर आपको दिखाना चाहूँगा एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट करते हुए। ये 2013 की हेडलाइन है और याद रखिए कि 2013 में जंग अपनी पीक पर थी और ये वो टाइम है जब अभी मुसलसल अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहे होते थे। ये वो टाइम है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा कि बर्डनड इकोनॉमी पाकिस्तान हैज़ स्पेंट $200 बिलियन ऑन अफगान रेफ्यूजीज़। ये मोदी साहब दुनिया को झूठ बोलते रहते हैं ना, वासुदेवा कुटुंबकम में मानते हैं हम लोग। असल वासुदेवा कुटुंबकम अगर आपने हकीकत में देखना हो तो पाकिस्तान को देखिए। $200 अरब, ये पाकिस्तान के इस वक्त जो पाकिस्तान का टोटल कर्जा है ना, एक्सटर्नल डेब्ट, ये उससे ज़्यादा फिगर है जो कि पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ पे, गैर मुल्कियों पे स्पेंड कर चुका है 2013 तक। बहुत बड़ी फिगर पाकिस्तान उनके ऊपर। अब अगर इस वक्त की ये आप एस्टीमेट उठाएंगे तो $300 अरब से ज़्यादा कहीं ये फिगर पहुंचती है। यानी पाकिस्तान के टोटल कर्जे का डबल कर देंगे ना तो इतना रेफ्यूजीज़ के ऊपर पाकिस्तान खर्च कर चुका है। और बदले में पाकिस्तान को जो असिस्टेंस मिल रही होती है, जिसको वैसे बेशर्मी के साथ इंडियन मीडिया भीख कहता है, वो बहुत ही थोड़ी होती है। वो जो असिस्टेंस मिलती है ना, बहुत ही थोड़ी होती है इन रेफ्यूजीज़ के लिए। ज़्यादातर जो अमाउंट पाकिस्तान का लगता है वो अपना ही लगता है। जाहिर सी बात है, जब 30 लाख लोग सरकारी सरपरस्ती में रहेंगे तो उनको रहने का और उनको उनके ऊपर जो सारे इंतज़ामात हैं उस पर सरकार का खर्चा लग रहा होता है। बांग्लादेश भी उन मुल्कों में शामिल है जो कि बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ अपने पास रखता है। और देखें, ये इंसानी तकाजा है, इंसानी हमदर्दी का तकाजा है। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर्स बंद कर दें मुसीबत ज़दा लोगों के लिए तो ये इंसानियत तो नहीं कहलवाई जाएगी ना। ये तो कोई जंगल का कानून भी नहीं कहलवाया, जंगल जानवर भी ऐसे नहीं करते। तो अगर आप इंसानों को रोकेंगे ना कि यार तुम उधर मर रहे हो ना तो इधर मत आओ मेरी तरफ, ये इंसानियत नहीं है। ज़रूरी यह है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए और जब मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाए तो रेफ्यूजीज़ को वापस अपने घरों में सेटल किया जाए। और हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। अब बांग्लादेश के अंदर 12 लाख लगभग रोहिंग्या रहते हैं और उनके ऊपर कितना खर्चा आता है बांग्लादेश का, इस हवाले से शेख हसीना की आपको मैं कुछ अर्सा पहले दी गई एक स्टेटमेंट दिखाता हूं जो कि बांग्लादेशी न्यूज़ आउटलेट डेली स्टार में छपी थी। डेली स्टार ने खबर लगाई कि बांग्लादेश स्पेंड्स $1.22 बिलियन अ ईयर फॉर 1.2 मिलियन रोहिंग्यास, प्राइम मिनिस्टर। तकरीबन $1.25 अरब हर साल बांग्लादेश अपना स्पेंड कर रहा होता है रोहिंग्या के ऊपर। और अगेन, बांग्लादेश को भी जो बाहर से असिस्टेंस मिलती है वो पीनट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होती। यानी इतना तो बिल इससे तो बहुत ही कम होती है जितना उनका खर्चा लग रहा होता है ना। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो रीजन के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। रोहिंग्या को भी कोई शौक नहीं है अपने घर बार छोड़ के और अपने घर उधर छोड़ के और ये दूसरे मुल्क में रहे, उनको भी शौक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ जिस वजह से वो दर बदर है। तो यहाँ पर एक तो ये इशू रिजॉल्व करना और फिर उनको दोबारा वहाँ पर सेटल करना, ये बांग्लादेश का बड़ा मसला है। इसी तरह से पाकिस्तान का बड़ा मसला ये है, जंग ख़त्म हो गई, विच इज़ अ गुड थिंग। अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो गई ना, इनकी रिहेबिलिटेशन और इनको दोबारा वहाँ पर सेटल करना और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी कुछ इतनी बेहतर बनाना कि ये रेफ्यूजीज़ वापस जाकर वहाँ कोई काम धंधे में इन्वॉल्व हो सकें, ये एक चैलेंज है बड़ा। और इस पे पाकिस्तान काम कर रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहा होता है कि इनको आप एड दें और इनको आप जो है वो ट्रेड करें इनके साथ, ये पाकिस्तान भी इसमें कर रहा होता है। तो अगर आप नोट करें इन दो वाक़यात में, यानी बांग्लादेश वाला जो एंगल है और पाकिस्तान वाला एंगल है, इसमें एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि ये दोनों साउथ एशिया के मुल्क हैं और ये दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म के भी मेंबर रहे हैं, सार्क के।
नाउ इस वक्त ये दोनों एक जैसे मसाइल को इंडिविजुअली हल कर रहे हैं। बांग्लादेश भी इंडिविजुअली हल कर रहा है, पाकिस्तान भी इंडिविजुअली हल कर रहा है। बांग्लादेश भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोल रहा होता है कि हमारी हेल्प करें, फाइनेंशियल हेल्प भी करें रोहिंग्यास के लिए। पाकिस्तान भी कर रहा होता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह से नहीं सुन रही होती, क्योंकि आवाज़ आइसोलेटेड है ना, अकेले अकेले बात कर रहे हैं। इश्यूज तब रिजॉल्व हो सकते हैं जब कोई तगड़ी आवाज़ आपके लिए उठाई जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको यानी समझे कि ज़्यादा मुल्क सुने, जिसकी रीच ज़्यादा हो और जहाँ पर की गई बात का वज़न ज़्यादा हो, जहाँ से ज़्यादा दुनिया के मुल्क मुतवज्जा हों। मेरे ख्याल से वो सार्क का एक बड़ा अच्छा फोरम था। अगर वो होता एक्टिव तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कोई जॉइंटली इस हवाले से इकदाम उठा सकते थे। रेफ्यूजीज़ की रिहेबिलिटेशन और उनको वापस भेजने के हवाले से जॉइंटली काम कर सकते थे। लेकिन अब भी ये कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन मुझे जहन में आ रहा था कि अगर एक सार्क प्लस किस्म का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो कि मैंने, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले भी ये आइडिया मैंने फ्लॉट किया था कि सार्क प्लस कुछ होना चाहिए। अच्छा देखें, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा मैं जो कि हो ही नहीं सकती। आप देखिए, ओपेक हुआ करता था पहले, तेल की जो तंजीम है। फिर आप देखें ना, ओपेक से ओपेक प्लस कैसे बन गया, रशिया आ गया ना उसके अंदर और दूसरे मुल्क, ओपेक प्लस हो गया। इसी तरह आप देखें, ब्रिक था पहले, ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन 4 मुल्कों का बड़ा फोरम था। और फिर उसके अंदर इन्होंने साउथ अफ्रीका को ऐड करके ब्रिक्स कर दिया, और अब तो ब्रिक्स प्लस होने जा रहा है। सऊदी और ईरान और ये सारे उसमें ऐड होंगे, और कहीं ना कहीं पे आगे चलकर दूसरे भी ममालिक, 19-20 मुल्क ऐसे हैं जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं मज़ीद। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, शुरुआत में एक छोटा सा फोरम था, लेकिन फिर इसके अंदर मुल्क आते गए और अभी भी बहुत सारे मुल्क कह रहे हैं हमें इसका हिस्सा बनाएं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो कि अनहोनी किस्म की बात हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। यहाँ पे थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं सार्क प्लस बनाने के लिए। देखें ना, फ़ायदे कितने बड़े हैं। अगर सार्क प्लस हो, इसके अंदर चाइना हो, इसके अंदर आसियान के 2-3 और मुल्क हों, और वो प्लेटफॉर्म अगर अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से काम करे और रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के हवाले से काम करे, उनके लिए फ़ंड रेजिंग की जाए, उनको वापस भेजने के लिए डिप्लोमेटिक असर और रसूख, कोई कमेटी बने वहाँ पर, और वो कमेटी जो है वो काम करे इस हवाले से, बहुत कुछ हो सकता है। या फिर इसी तरह से आप देखें, कोई उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से कोई ब्रांच बनाई जाए, और फिर वहाँ पर श्रीलंका जैसे हाल ही में बैंकरप्ट हुआ था, तो ऐसे मुल्कों की असिस्टेंस की जाए। बड़ा फ़ाल रोल, एक्टिव रोल मेरे ख्याल से सार्क प्लस इस रीजन के हवाले से प्ले कर सकता है, अगर इस आइडिया पे काम किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा इंडिया ही होगा, और इंडिया चूंकि नहीं चाहेगा कि यहाँ, क्योंकि चाइनीज़ अगर आ रहे होंगे और रीजन के बाकी मुल्क आ रहे होंगे आसियान से रिलेटेड, आसियान वालों से प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, लेकिन चाइनीज़ से डेफिनेटली होगा। वो चाहेंगे कि वो नहीं आए चाइनीज़, क्योंकि इससे इंडिया का असर साउथ एशिया में भी कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स वन माइट आर्ग्यू कि ये तो साउथ एशियन फोरम है, लेकिन इट डजेंट मैटर। अगर साउथ एशियंस की कोई इंटरेस्ट जो है, बड़ा इंटरेस्ट किसी और मुल्क के साथ लिंक करता है, तो उसको साउथ एशिया की बेहतरी के लिए बनाए गए फोरम में ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल वैसे भी ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, मोस्टली जो फोरम्स बन रहे हैं वो बाउंड्रीज से हट के बन रहे हैं। आप देखिए, ब्रिक्स की कोई बाउंड्री नहीं है, आप देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई बाउंड्री नहीं है। आजकल जो बड़े बड़े फोरम्स बन रहे हैं वो आलमी सतह के बन रहे हैं। तो सार्क को कूजे में आप बंद करके आप नहीं रख सकते कि बस हम ही आपस में एक दूसरे की तारीफ किया करेंगे। इट वॉन्ट हेल्प सार्क कंट्रीज। तो थोड़ा बड़ा मेरे ख्याल से इन रीजन के डिप्लोमेट्स को सोचना चाहिए, और सार्क प्लस किस्म की कोई चीज़ वो बना देते हैं तो मेरे ख्याल से ये दुनिया के सबसे जो पावरफुल फोरम्स होंगे उनमें से एक होगा, और हमारे जो रीजन के मुल्क हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।